क्या खबरें हैं। सबसे पहले तो जो 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था उसका एग्ज़िट पोल कल आया। बताया जा रहा है एग्ज़िट पोल के अनुसार कि यूपी में आएँगे योगी जी, पंजाब में आप सरकार आने की जो संभावनाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा है। एग्ज़िट पोल क्या होता है कि एक संभावना व्यक्त करता है लोगों से बातचीत करने के बाद। इसके बाद एग्ज़िट पोल में बताया गया कि उत्तराखंड में कांटे की टक्कर हो सकती है, मणिपुर में भाजपा आगे है, गोवा में अनिर्णय की स्थिति है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा। तो ये था एग्जिट पोल। 2 दिन की और बात है, 10 तारीख को हमेशा पता चल जाएगा किसकी सरकार आएगी। इसके बाद सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वीमेन डे की बहुत-बहुत बधाई। और जैसे कि आपको पता है कि आज इंटरनेशनल वीमेन डे है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स आज इसमें आए हैं, हम आगे चर्चा करेंगे आपसे। रूस यूक्रेन आपस में करे सीधी बात, ये मोदी जी ने कहा है कि बीच में बिचौलिया जो आएगा वो अपना फ़ायदा ढूंढेगा। इससे बेहतर है कि दोनों देश आपस में बैठ के एक ही टेबल पर अपने जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाएं। बहुत अच्छा जो कहा है, जो सुझाव दिया है मोदी जी ने। इसके बाद देखिए रूस ने एक नया कॉरिडोर बनाया है, बट यूक्रेन ने उस कॉरिडोर को नकारा है। अब बात कर लेते हैं कि नया कॉरिडोर बनाया क्या है। तो रूस ने जो कॉरिडोर बनाया है वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ा सा युद्ध विराम किया है रशियन फोर्सेस ने। वो इसलिए कि वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको उस कॉरिडोर से या उस रास्ते से निकाला जाए। कुछ क्या कहते हैं रूस चले जाएंगे ये लोग और कुछ बेलारूस जाएंगे। मतलब ऐसे बनाया गया है कि वहाँ के जो आम जन हैं उनको क्षति ना पहुँचे और उनको एक नया स्थान दिया जाए थोड़े दिन के रिहैब के लिए। इसके बाद वो अपने पुनः वापस आ जाएंगे जब स्थिति नॉर्मल होगी। तो इस तरीके का रूस ने बनाया है कॉरिडोर। यूक्रेन ने कहा है कि ये तो मानवता के खिलाफ है और अनैतिक कदम है कि आप मतलब उस देश पे हमला कर रहे हैं और उस देश के निवासियों को निकाल के बाहर कर रहे हैं। मतलब आप ये सॉफ्ट जो होती नहीं कि सॉफ्ट हार्डन पॉलिसी उस पर काम कर रहे हैं जो कि अनैतिक है। युद्ध तो युद्ध होता है, फिर सभी के लिए हो, इस तरीके से बात की गई है। चलिए, कल आपने शेयर मार्केट देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा मतलब उस स्थिति में नीचे गिरा है। कच्चे तेल का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं आपसे पहले ही बोल रहा था कि अनुमान है कि कुछ दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये एक उसका प्रतीक है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। अगर देखा जाए तो 76.93 के निचले स्तर पर पहुंच चुका है डॉलर, मतलब अपना रुपया। और 53,700 का सोना, इतना महंगा देखिए कहाँ पहुंच गया है सोना। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 13 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव इसी महीने। तो आपको पता ही है कि हमारे 2 सदन होते हैं, एक राज्यसभा एक लोकसभा। लोकसभा तो हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, बट राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसके 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो चुने जाते हैं हर 2 साल में। और बीच बीच में अगर कोई किसी की डेथ हो गई या अनफॉर्चुनेटली उनको पद छोड़ना पड़ा तो बीच बीच में भी ऐसे चुनाव होते रहते हैं। तो बस यही बताना था कि राज्यसभा ऐसा है जो कि डिसॉल्व नहीं होता, परमानेंट वो सेशन में रहता है। और जो लोकसभा होता है वो डिसॉल्व हो जाता है। बाकी 13 सीटों का होना, ये बीच बीच में सीट्स का जो चुनाव होता है वो होता ही रहता है। इसके बाद यहाँ पर आप पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट, आपको पता है कि अभी कोरोना की वजह से यूपीएससी ने बोला है कि हम एक और मौका देंगे उन सभी छात्रों को जिनकी एज हो गई है या जिनके सारे चांसेस हैं वो चले गए हैं। तो अब यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, वो बोल रहा है कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत मुटिल जो जटिल मुद्दा है ये। बाकी देखते हैं अभी तक तय, हालांकि जो लिखित में है या यूजीसी की जो साइट है उसमें तो बताया गया है कि एक चांस मिलेगा, बट फाइनली वो लोग लाएंगे किस तरीके के लाएंगे ये समय ही बताएगा। बाकी राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं तो जल्द रफ्तार पकड़ेगा सिल्वर लाइन का, सॉरी, भूमिगत कॉरिडोर का निर्माण। तो आपको पता है कि पूरी दिल्ली में मेट्रो का विस्तार हो रहा है। तो तुगलकाबाद में एक 4 स्तरीय भूमिगत कॉरिडोर बनेगा जो कि ज़मीन के लगभग 20 फीट या शायद 17 फीट की गहराई से जाके बनेगा। तो एक यही है कि अभी चीज़ें आसमान में ऊपर ना रह के भूमिगत भी हम बनाएंगे, ताकि हमारा जो चीज़ें हैं, जो हमारा पलायन है या हमारा जो बोल सकते हैं कि एक जगह दूसरे जगह जाने का ज़रिया है वो और सुदृढ़ हो सके। क्योंकि अगर नीचे भूमिगत कॉरिडोर बनेगा तो हमें ऊपर ही जो चीज़ें होंगी उनसे काफ़ी बचाव हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है कि दिल्ली सरकार स्कूलों के लिए बहुत कुछ किया है, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बहुत कुछ किया है। तो अब उन्होंने क्या किया, जैसे मिड डे मील योजना होती थी, इसी के तहत उन्होंने एक 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 पहल की है। जो उनके उप मंत्री हैं
सिसोदिया जी, उन्होंने कहा कि अब सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए हेल्थ क्लिनिक भी होगा। मतलब वहाँ पे एक हेल्थ जो से जुड़ी हुई टीम वहाँ पे रहेगी जो बच्चों के लिए हेल्थ क्लिनिक का भी जांच करेगी। तो धीरे धीरे इस तरीके के जो सरकारी स्कूल्स हो गए उनका, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता, उनके जो हेल्थ की जो सहजता है कि लोगों को और बताया जाए, उनको दिखाया जाए। तो इस तरीके से सरकारी स्कूल अगर होंगे तो लोगों का जो रुझान होगा वो सरकारी स्कूल की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। और जो वो कार्टेल बन चुका है, माफिया बन चुका है जो प्राइवेट स्कूल्स का, वो कहीं ना कहीं कम होगा। आगे बात कर लेते हैं कुछ खबरों की। तो कल आपसे मैंने डिस्कस किया था कि बंदर पकड़ने के लिए, मतलब जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हैं, तो वहाँ पे एक इनाम राशि रखी गई थी कि अगर कोई बंदर पकड़ता है तो उसको दोगुनी राशि मिलेगी। लेकिन कुछ नहीं हो रहा, लोग नहीं जा रहे हैं बंदरों को पकड़ने, क्योंकि बंदर एक ऐसी प्रजाति है कि अगर आप एक बंदर, किसी एक फैमिली के बंदर को आप चोट पहुँचाते हैं तो पूरी फैमिली आप पर टूट पड़ती है और वो काफ़ी भयानक हो सकता है फिर। इसके बाद दिल्ली में 100 ऑफ रोड एसी सीएनजी और एक बस, इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई गई है। तो अभी देखिए, पेट्रोल की नहीं, सीएनजी नई बस शुरू हुई है और एक इलेक्ट्रिक बस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। स्लोली स्लोली ये जो एक होता है ना कि रूपांतरण है, वो धीरे धीरे पेट्रोल डीजल से हमारी जो निर्भरता है वो कम हो जाएगी और सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस पे ज़्यादा हो जाएगी। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक बस, मतलब जो बसेस होंगी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, उस पर ही हमारी जो होता है ना कि जिस पे हम डिपेंडेंसी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम बहुत आगे हैं। एक अनुमान है, एक एक मतलब ये डेटा है, आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे देश में जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका 50% ही हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। तो एक चीज़ देखिएगा कि हम अगर पेट्रोल डीजल को छोड़ दें तो हम कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, उसका शायद 60% ही हम रिसोर्स को मतलब यूटिलाइज़ कर पाते हैं। तो अभी हमारे रिसोर्सेज भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की 40% बचे हुए हैं। बाकी अगर हम बात करें हमारी जो सन लाइट होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, पवन ऊर्जा हो गई और ये सोलर ऊर्जा हो गई उसका तो बहुत कम मात्रा में हम यूज करते हैं या हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो आने वाले समय में हम बहुत अच्छे इक्विपमेंट से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी कर पाएंगे और हम जो हमारे लिए बहुत बर्डन बना हुआ है पेट्रोल डीजल, उससे भी हम निजात पा पाएंगे। बाकी मोदी जी ने कहा कि दवा पर 13,000 करोड़ बचाने में सफल रहा है जन औषधि केंद्र। तो आयुष्मान भारत एक योजना थी, उसमें योजना में क्या था कि जो गरीब होंगे उनके लिए जो मेडिकल स्टोर में हम दवा लेने जाते हैं ना, तो वहाँ पे वो हमको दवा देते हैं। तो जो दवा देते हैं और जो उसमें जो प्राइस लिखा होता है उसी पे हमें मिलता जाता है, ज़्यादा 2% 5% का हमें छूट दे देते हैं। बट जो जन औषधि केंद्र खोले गए थे, जन औषधि केंद्र वो केंद्र थे जिसमें गरीबों को, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो, तो उसमें जो प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखेंगे वो उन जन औषधि जो केंद्र हैं उनमें मिल जाएगी। और वो जो औषधि केंद्र में, जन औषधि केंद्र में दवा मिलेगी वो बहुत ही सस्ती मिलेगी। और उसमें शायद 10% का ऑफ था कि हर एक मेडिसिन पे 10% ऑफ होगा, बट वैसे भी बहुत सस्ती मिलेगी। तो उस वजह से बहुत सारा रुपया बचा है। तो मोदी जी ने उस बात को आज यहाँ पे बोला है। कल आपसे मैंने बात की थी कि जो चित्रा रामकृष्ण थी उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अब उनको हिरासत में भेजा गया है। देखिए, गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना ये दो चीज़ें होती हैं। जैसे होता है ना कि अरेस्ट करना एंड रिमांड में भेजना। तो अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना होता है और हिरासत में भेजना मतलब रिमांड में लेना। गिरफ्तार कर लिया, फिर वो जज के साथ सामने प्रस्तुत करेंगे उनको। जब जज उनको निर्णय दे देगा कि हाँ भाई, आप, पुलिस मतलब बोलती है कि आप मुझे इनको हिरासत में दे दीजिए क्योंकि मैं इनको इनसे कुछ पूछताछ करना चाहता हूँ, तब जो जज होते हैं वो बोल देते हैं कि ठीक है, आप इनसे 1 वीक 2 वीक 4 वीक जो भी है आप इनको हिरासत में लीजिए, इनसे पूछताछ कीजिए। अब बाकी आपको पुलिस का तो पता ही कि वो कैसे पूछताछ करती है। तो ये हिरासत अभी आई, होप आपको हिरासत वर्ड जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको पता ही कि इंटरनेशनल वीमेन डे है आज, तो नारी शक्तियों को पुरस्कार देने की बात है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में जो बहुत अनुकरणीय और उत्कृष्ट काम करने वाली 29 हस्तियां हैं उनको आज नारी शक्ति पुरस्कार मिलेगा। इधर एक खबर है, थोड़ा सा विवाद है हमारे दो राज्यों के बीच में, एक मेघालय और एक असम की सीमा पर। तो जो 36 विवादित गांव हैं या प्लेसेस हैं, उन पे बोला जा रहा है कि जो मेघालय के सीएम हैं कोनराड संगमा, उन्होंने कहा है कि 30 मेघालय में ही रहेंगे। ये तो जब देखो, ये क्या होता है कि जब
भारत सरकार इसमें इन्वॉल्व होती है, तो जो हमारा डिमिलिटेशन करके एक एक होता है कि हर टाइम पे हमें अपने जो बाउंड्रीज़ हैं हर 10 साल में उनको एक बार जो चेकआउट करना है, एंड अगर कुछ ज़्यादा होता है तो हमें अपनी पार्लियामेंट्री सीट्स को बढ़ाना है, तो उसी इसके अकॉर्डिंग इस तरीके का देखेंगे। अगर डिलिमिटेशन यहाँ पे लागू होगा और दोनों राज्यों के बीच में कुछ किया जा सकता है, तो फिर भारत सरकार तीनों तीनों मतलब भारत सरकार दोनों राज्य मिलकर कुछ ना कुछ नया कदम उठा लेंगे। उसके बाद कल उत्तर प्रदेश का अंतिम चुनाव था, 57.53 मतदान हुआ। हर दल का दावा है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। एग्जिट पोल ने तो कुछ और ही बताया है। 2 दिन की बात है, आपके सामने पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं। हालांकि बोला जा रहा है कि पंजाब में फेल होते रहे हैं एग्जिट पोल, तो देखते हैं कि फाइनली क्या रिजल्ट आता है। इस पर ज़्यादा चर्चा क्या करना। यहाँ पे 2 खबरें हैं जो मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। लगातार बढ़ता जा रहा है विदेश में बसने का रुझान। स्पेसिफिकली जो पंजाब रीजन के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कनाडा एंड अदर कंट्रीज़ में जाके वहीं खुद बस जाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे जो सुपरस्टार हैं अक्षय कुमार, वो इंडियन कैनेडियन एक्टर हैं, मतलब इंडियन बोर्न है, बट राइट नाउ ही इज़ नॉट अ इंडियन। वो एक भारतीय नहीं है, वो कनाडा की क्या कहते हैं अपनी जो नागरिकता है वो लिए हुए हैं। और भारत का आपको पता ही है कि अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो भारत देश की नागरिकता आपसे ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो मतलब भारत का निवासी 2 देशों का जो 2 देश हैं उनकी नागरिकता नहीं ले सकती। तो अगर आप या तो भारत का ही लीजिए या तो किसी और देश का ले लीजिए, तो उन्होंने ले लिया है। ऐसे ही और बहुत सारे जो पंजाब रीजन के लोग हैं वो वहाँ जाते हैं, अमेरिका इंग्लैंड वहाँ पे जाकर बस जाते हैं। तो ये अब हम ये इस पे हम ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा या बुरा है, बट रुझान लोगों का दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रहा है। मेरी बस एक ही सलाह है इन लोगों से कि भारत जैसा देश आप कहीं नहीं पाएंगे, क्योंकि वो दिमाग से कम दिल से ज़्यादा सोचता है। भारत में रहने वाली जो जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं, वो बहुत कम दिल से दिमाग से सोचते हैं, वो ज़्यादातर दिल से सोचते हैं। और जब कोई होता है ना कि मैंने एक बार पढ़ा था या कहीं ना कहीं मेरी सोच है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आप दिमाग से सोचिए, और अगर आपको महान बनना है तो आप दिल से सोचिए। अब निर्णय आपका है कि आप अमीर बनना चाहते हैं कि महान बनना चाहते हैं। तो भारत महान लोगों का देश है, अमीर बहुत कम है बट महान लोग बहुत हैं। इसका एक ही सिर्फ वजह है कि यहाँ के लोग, आप भी देख लीजिए, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो आप कितने फैसले अपने दिल को सुन के लेते हैं। तो वही होता है कि हमारे यहाँ पे टेंडेंसी है, हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है कि वो बोलते हैं ना कि हम लोगों के ये कहावत है कि हम लोगों के मतलब पैर पे लात मार सकते हैं बट पेट पे नहीं। बट उस कहावत को आगे लोगों ने बढ़ाया है कि हम लोगों के पैर पे लात मार सकते हैं, मतलब चोट पहुंचा सकते हैं, उसके पेट में भी चोट पहुंचा सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करते कि किसी के दिल में चोट पहुंचे। तो ये खूबसूरती है भारत की, तो आप इस खूबसूरती देख के रहिए। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे रहने के लिए लोग उतावले होते हैं, बाकी आप पर है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, थोड़ा सा खूबसूरती भारत की दिखाई गई है कि यहाँ की घाटी चोटी और तलहटी में फैला है एडवेंचर। बात हो रही है उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। आपको पता है कि विश्व प्रसिद्ध 4 धाम गंगा यमुना का उद्गम, बुग्याल मतलब पहाड़ के बीच घास का मैदान, हिमालय के गगन को चूमती चोटियाँ और नदी, उत्तराखंड की ये पहचान है। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे धरोहर हैं जो कि एकदम से पर्यटन को बुलाती हैं कि आ जाओ और हमारी जो ब्यूटी है उसको देखो। तो बोला गया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो उत्तराखंड की वो एडवेंचर बताती हैं। और कभी भी आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा उत्तराखंड। बहुत, हालांकि भारत का कोई भी प्लेस कम नहीं है अपने मायनों में, लेकिन उत्तराखंड की एक अलग ही ब्यूटी है, आप उसको जाके एक बार मज़ा लीजिए। तो ये बताया गया थोड़ा सा, तो मैं सोचा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। एक यहाँ पर है कि श्रीनगर केंद्रीय जेल में चल रहा था ग्रेनेड हमले का गैंग। बोला जा रहा है कि श्रीनगर का जो केंद्रीय जेल था वहाँ बंद हिजबुल मुजाहिदीन की 2 आतंकी ग्रेनेड हमले का गैंग चला रहे थे। होता ना कि कार्टेल हो जाता है कि बाहर से लोग मिलने आते हैं, उनको पैसे वैसे जो भी उनका बाहर का होता है। जैसे हमारे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा राजनेता अगर जेल में चला जाता है तो फिर उससे लोग मिलने आते हैं और वो पूरा कार्टेल चलाता है। तो इस तरीके से गैंग भी था। हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको बहुत सतर्कता से ध्यान रखना चाहिए और उनसे मिले हुए लोगों का बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। यही चीज़ है। यूक्रेन हमला आपको पता ही है, बहुत कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। बात फिर से हो रही है कि नो फ्लोन जोन से क्यों हिचक रहा है नाटो। तो वही है कि आपके युद्ध में वही आग जल रही है तो कौन अपना हाथ घुसाएगा। सिंपल सी चीज़ यूक्रेन को समझ में नहीं आती। इसके बाद आपको पता ही था, जैसे हमारे देश में कोई चीज़ होती है या 2 स्टेट्स लड़ते हैं तो वो या तो सेंटर के पास जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। ऐसे ही जब 2 देशों के बीच में युद्ध होता है तो वो जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब वो गए तो यूक्रेन गया कि सर देखिए मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं रूस। तो रूस ने कहा कि अरे मैं तो सुनवाई पे ही नहीं जाऊँगा, मैं बहिष्कार कर दूंगा इस सुनवाई को। तो वही होता है कि इसमें क्या होता है कि हमारे अंदर इंटरनली अगर कोई 2 प्रदेश
दो स्टेट जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में हमारे, तो वो बाउंडेड हैं, क्योंकि हमारी जो सोवरेनिटी है उनके ऊपर कुछ होता है ना कि सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, ताकि उन पे कुछ हम इम्पोज कर सकते हैं हम, क्योंकि उनको फाइनेंशियली हम स्टेट्स को, सेंटर क्या करता है फाइनेंशियली स्टेट्स को फंड प्रोवाइड करता है या असिस्टेंस देता है। तो अगर आप किसी को फाइनेंशियली असिस्ट करते हैं तो आपका हक होता है कि हाँ आप उस पर कल को अगर वो कुछ गलत करता है या उसके साथ कुछ गलत होता है तो आप उसके पक्ष में या उससे बोल सकते हैं। बात आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो एक सिर्फ न्यायालय बना दिया गया है और उस न्यायालय का उतना ही है कि अगर हम मान रहे हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं मान रहे तो आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। यूएन बोल तो रहा है कि रसिया गलत कर रहा है, रसिया गलत कर रहा है, कोई मान रहा है? रसिया मान रहा है क्या? आपने सैंक्शन लगा तो लिया रसिया, फिर क्या कर लिया रसिया का? तो अगर इंटरनेशनली आपको मजबूत करना है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या यूएन संगठन को करना है, तो इनको पहले पैसे से बहुत मजबूत कीजिए। जब ये ऑर्गेनाइजेशन किसी देश को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, तो उनको हक रहेगा उस चीज़ को उनके साथ लड़ने का, उनको समझाने का, उनको सुझाव देने का। आप बस एक बॉडी बना दी, वो किसी देश का हित तो करते नहीं, तो बेचारे जो गरीब गरीब देश हैं उनके ही, भारत का भी तो इंटरनेशनल जो न्यायालय है उसमें बहुत बार इशू गया, आपको पता ही होगा। हमारा कश्मीर मुद्दा था, वो बहुत दिनों तक उसमें रहा, क्या आपने कर दिया। हमारा जो क्या कहते हैं असम का कुछ जो मुद्दा था वो बहुत दिन तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहा। तो आप इस तरीके से एक एडहोक बेसिस पे बना के रखे जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कर तो दिया रसिया ने बहिष्कार, आप क्या कर लोगे? तो चीज़ें हैं ऐसी इंस्टीट्यूशंस को इतना मजबूत बनाना चाहिए फिनेंशियली कि वो पैसे के दम पे आप इतना कर दें कि बाद में पता चले कि हाँ अब ठीक है मामला। क्योंकि अगर आप पैसे देते हैं किसी को तभी वो आपकी सुनेगा, ऐसे कोई नहीं सुनता। इसके बाद कहा गया है कि रूस, अगली खबर है कि रूस के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। गुरिल्ला युद्ध होता है छुपा लुका छुपी वाला। जैसे पहले के गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो छिप के वार करना, इस तरीके के युद्ध लड़ रहे हैं। बाकी बोला जा रहा है कि एजेंसीज दबाव बना रही हैं इमरान खान पे कि वो रूस के हमले को, उसकी निंदा करें, रूस की निंदा करें। तो इमरान खान भड़क गए और बोले कि पाकिस्तानियों को ये गुलाम जैसे व्यवहार पर क्यों आप, मतलब पाकिस्तान को हमेशा गुलाम समझ रहे हो क्या? या जो पाकिस्तान के अंदर के लोग हैं वो गुलाम जैसी बातें क्यों सोचते हैं? अब अमेरिका जो कहेगा वही करेंगे क्या? हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, हमें पूरा हक है अपने हिसाब से सोचने का। तो ये चीज़ थी। बाकी आपको पता ही है कि हमारे जो स्टूडेंट वहाँ पर फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको निकाला जा रहा है। 3,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं बच्चों, उनका रेस्क्यू कर चुके हैं। जय हिंद के नारे गूंज रहे हैं चारों तरफ। बाकी ये कुछ खबरें हैं जो कि पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। इधर बात कर लेते हैं। इधर सबसे एक बहुत अच्छी कोट है कि सत्य को जितना भी छिपाया जाए वह प्रकट हो ही जाता है। तो वही है कि कभी कभी होता है कि हम किसी बात को जानते हैं कि ये सच है, तो हम उसको उसी टाइम पे प्रकट करने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं कि सच है फिर भी लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। जो सच है ना वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। आप अगर सच्चे हैं ना, आपका कोई इंस्टिंक्ट सच्चा है, तो वो आज नहीं तो कल दिख जाएगा लोगों को। आपको इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है कि मतलब नहीं नहीं आज ही लोग जाने। लेट द टाइम कम और वो सब समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है। बाकी ऊर्जा संकट से बचने के उपाय बताया गया है। अब हमें ये पता है कि ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें अब बात ये करनी है कि ऊर्जा, देखिए 2 तरीके की ऊर्जा निर्माण होती है। एक रिन्यूएबल एनर्जी जो कि रिन्यू हो सकती है, और एक हमारी एनर्जी जो होती है, जैसे कि मान लीजिए कि कोल है या हमारा पेट्रोल डीजल है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। मतलब ये एक बार अगर ख़त्म हो गए इनका जो भी भंडारण है, तो वो फिर बनेगा नहीं, या बनेगा तो इतने स्लो रेशियो से बनेगा कि वो बहुत टाइम लग जाता है। मतलब हमारी पूरी एक सदी, सदी क्या मतलब एक पूरा बोल सकते हैं कि पूरा एक जो सर्कल है धरती बनने का, वही वही ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से हमें रिलाय होना चाहिए जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, लाइक विंड पावर हो गया, सोलर पावर हो गया, इवन कहीं ना कहीं गैसेस का भी। लेकिन जो नेचुरल गैसेस हैं ये भी, इनके भी रिसोर्सेज उतने ही हैं क्योंकि वो भी ख़त्म ही हो रहे हैं। गोबर गैस हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम रिन्यूएबल एनर्जी में आती हैं। एक चीज़ और है, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो परमाणु, हमारा जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो क्या है? तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एक रिन्यूएबल है, लेकिन जब न्यूक्लियर एनर्जी जो बनाई जाती है वो नॉन रिन्यूएबल है, क्योंकि जो हम एलिमेंट का वहाँ पर यूज करके बनाते हैं वो एलिमेंट तो हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं ना। तो अगर अल्टीमेटली अगर आपसे बोला जाए कि रिन्यूएबल एटॉमिक एनर्जी क्या है, तो एटॉमिक एनर्जी एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इतना आप याद रखिएगा। तो वही बताया जा रहा है कि हमें ऊर्जा का कम खपत करने की आदत डालनी चाहिए। हमें ऐसे अपने अपनी बॉडी को ऐसा बनाना चाहिए कि वो हर एक चीज़ को, हर एक कंडीशन को सस्टेन कर सके। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, अगर आपको टाइम मिले तो प्लीज़ आप पढ़िएगा ज़रूर। इसके बाद आपको पता ही है कि वीमेंस डे आज है,
तो महिलाओं की बढ़ोतरी बताई गई है पुलिस क्षेत्र में कितनी है, तो बहुत ज़्यादा है। और आजकल देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ है, वो हर क्षेत्र में कदम से कदम मिला रही हैं पुरुषों से। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में शरणार्थियों का एक संकट पैदा हो गया है, ये एक मुद्दा है हर एक देश के साथ, क्योंकि आज ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हर एक देश का नागरिक हर एक देश में है, तो वहाँ से इवैक्यूएशन कैसे हो अगर कुछ युद्ध हो जाता है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं। इसके बाद कितनी बदली है महिलाओं की दशा, ये आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपको पता ही है, उस पर बोला गया है। आप इस आर्टिकल को जूम करके पढ़ लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इस PDF को पूरा पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि 2012 से और अभी 10 साल जो चीज़ें हुए हैं, जैसे निर्भया कांड, बहुत सारी ऐसा हुआ था कि हमारी महिलाएं बेटियां जो हैं वो मतलब सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको काफ़ी तकलीफ थी, दिक्कत थी, उनके फिजिकल असॉल्ट्स हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो अभी कितना बदलाव आया है कितना नहीं आया, उस पर थोड़ा सा उन्होंने चर्चा की है। बट अनडाउटली ये तो बोलना पड़ेगा कि महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। फिर से वही बात, एक सबला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक विशेष यहाँ पर बताया गया कि इंडिया की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बेटियां हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है। लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी गणतंत्र दिवस परेड में पुरुषों की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली अधिकारी बनी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर थी। फ्लाइट इंजीनियर मतलब होता है जो असिस्ट करता है पायलट को। इसके बाद फ्लाइंग अफसर अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थी। इसके बाद उषा किरण छत्तीसगढ़ में नक्सली क्षेत्र में तैनात CRPF की पहली महिला अधिकारी हैं। तो ये इस तरीके की महिलाओं ने जो अपना साहस दिखाया है और कहीं ना कहीं सफलता भी हासिल की है। यहाँ पर एक है कि भाई बिहार की 7 बहनें थीं, सातों के सातों बहनें रानी सिंह, सोनी सिंह, रेणु, रिंकी, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, सातों के सातों बहनें डिफेंस में हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि किसी परिवार के जितने भी सदस्य हैं स्पेसिफिकली वीमन, वो सबने वर्दी पहनी है, तो एक ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद बिजनेस की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट का तो आपको पता ही है कि गिरा है, जब शेयर मार्केट गिरता है लोग खरीदते हैं। इसके बाद सोना चांदी से हम आपसे पहले ही से बात कर चुके हैं, 70,000 ही हो चुका है सोना। और नहीं टलेगी पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि, आपको पता ही है कि बहुत दिन से ये अनुमान था और बहुत जल्दी शायद जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। यहाँ पर एक खबर है कि राम मंदिर जैसा हमारा बन रहा है इंडिया में, इसी तर्ज पर श्रीलंका में एक सीता मंदिर बनाने की कवायद चल रही है। तो देखते हैं जब ये बन के तैयार होता है तो उस पर हम थोड़ा और बातचीत करेंगे। गुलाबी टेस्ट की बारी। गुलाबी टेस्ट क्या होता है? देखिए, क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट होता है वो दो होता है, दिन में भी खेला जाता है, रात में भी खेला जाता है। तो दिन में जो खेला जाता है वो रेड होती है या वाइट बॉल होता है, लेकिन जब जो रात में खेला जाता है उसको गुलाबी टेस्ट बोलते हैं। मतलब वो बॉल जो होती है वो गुलाबी, उसका कलर जो होता है वो गुलाबी होता है, तो इस वजह से उसको गुलाबी टेस्ट बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गुलाबी टेस्ट क्या होता है। बाकी आज सप्तरंग में दिखाया गया है कि अध्यात्म और हमारा जो अंतःकरण है उसमें हम कैसे अपने आप को, होता है ना कि हम अपने से बातें करें, अपने आप से बातें करें, अपने जो हमारी आत्मा है उससे बातें करें, उसके बारे में बातचीत की गई। थोड़ी सी आध्यात्मिक बातें हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी ने की थी महिला दिवस की शुरुआत 1909 में, आज के ही दिन, मतलब आज जैसे कि आज पता है 8 मार्च है, कि आज के दिन ये इसकी शुरुआत हुई थी महिला दिवस की, तो आज जैसे कि हम मना भी रहे हैं। इसके बाद बोला गया कि अल्ट्रासाउंड से होगी प्रोस्टेट कैंसर की जांच। प्रोस्टेट मतलब कि हर एक चीज़ का एक इनिशियल पहला फेज होता है ना, तो प्रोस्टेट कैंसर वही होता है कि उस पहले फेज की, तो अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उससे डिटेक्ट हो जाएगा और उसकी जांच, अगर जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा प्रोस्टेट कैंसर का, तो हम उस पर फिर कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी हम मेडिसिन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे बोला जा रहा है, एक और खबर है कि कोरोना संक्रमण से लड़ने में मददगार है गाय का दूध। गाय के काफ़ी जो गाय से मिलने वाले हमें दूध हो, चाहे उनका जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे जो मिलती हैं, उन वो हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं हमारे बॉडी के लिए। तो ये खबर थी। बाकी ये कुछ फिल्मी खबरें हैं। तो ये था 8 मार्च 2022 का न्यूज़पेपर।